हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट लॉज ऑफ मोशन। और फटाफट आ जाओ, पहले लॉज ऑफ मोशन खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तुम लोग बोल रहे हो थर्मल प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है, थर्मल प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ट्राई करेंगे, भाई वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, फिर भी आज हम लोग ट्राई करेंगे कि आज लॉज ऑफ मोशन खत्म कर दे। और लॉज ऑफ मोशन खत्म करते ही नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द थर्मल प्रॉपर्टीज। तो तुमको क्या करना है? तुमको बुक पेन उठाना है, बैठ जाना है, मोबाइल सामने रखना है और पढ़ना चालू कर देना। ओके, सो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने बहुत सारी बातें कर ली थी लास्ट लेक्चर में। जो लेक्चर नंबर 3 था, वहां पे हम लोग ने कोलिजन वाला पार्ट स्टार्ट किया था। सो वो कोलिजन वाले पार्ट से, वो जो कोलिजन वाला पार्ट स्टार्ट किया था, वहां पे हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया था, वहां पे हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देख लिया था। आज हम लोग को क्या बात करना है कि मान लो कि अगर दो बॉडी है, ओके, और उनका फाइनल वेलोसिटीज मेरे को निकालना है विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो भाई अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने जाए तो उसके अंदर दोनों वेलोसिटी आती है, v1 भी आता है और v2 भी आता है। तो कोई ऐसा इक्वेशन फॉर्म होगा क्या कि जहां पे मेरे को खाली v1 और खाली v2 मिले? तो वो इक्वेशन आज हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर अ हेड ऑन हेड कोलिजन। कोलिजन करने के बाद फाइनल वेलोसिटीज की कहानी कैसे बनेगी, वो हम लोग यहां पे देखेंगे। ओके, चलो, तो मान लो भाई दो बॉडी है, दो बॉडी टकराएंगी ऐसे कुछ। तो ये बॉडी का वेलोसिटी है u1, मास है m1, इस बॉडी का मास है m2, इसकी वेलोसिटी है मान लो u2। ओके, दिस इज नथिंग बट बिफोर कोलिजन की कहानी है। बिफोर कोलिजन की कहानी ऐसे बनेगी। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? देखो जरा, ये बॉडी हो जाएगी, मास तो कोई चेंज नहीं होगा m1, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेट्स से ये v1 वेलोसिटी हो जाएगा, लेट्स से ये मास m2, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। हाँ या ना? तो ये तुम्हारा बिफोर कोलिजन है और ये तुम्हारा आफ्टर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या ही होता है अगर हम लोग देखने जाए तो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है भाई m1, हाँ या ना, u1 प्लस m2 u2। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा किसके साथ? बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो इसके पहले जाओ वीडियो, इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है, वहां पे जाओ, फटाफट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखो और फिर यहां पे आ जाओ। ओके, चलो, ये चीज मेरे को मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यूज करेंगे भाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो क्या बोला है, परफेक्टली हेड ऑन हेड कोलिजन। परफेक्टली है मतलब ऑब्वियसली है, जो ई का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अब ई का वैल्यू 1 होगा तो जरा ई का डेफिनेशन याद करो, मैं रिवाइज करा देता हूं। ई का डेफिनेशन, ई क्या था? ई था भाई रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस और नो? तो सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज v2 माइनस v1। अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज u1 माइनस u2। हाँ या ना? ई का वैल्यू क्या होता है? ई का वैल्यू होता है 1। तो क्यों 1? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, तो यहां पे आ जाएगा 1। अब ये यहां पे आ जाएगा तो तुमको एक इक्वेशन मिलेगा। क्या इक्वेशन मिलेगा तुमको यहां पे? मिलेगा दैट इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या मिलेगा फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? तो ये जो है ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या ही होगा भाई? 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा। यस और नो? तो क्या ही मिलेगा मेरे को मिलेगा यहां से u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब तुमको क्या करना है? v1 वेलोसिटी या v2 वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से क्या करो भाई, यहां से v1 उठा लो, तो यहां से v1 उठा लोगे, क्या मिलेगा देखो जरा। तो v1 इज इक्वल टू, बाकी v1 इधर भेज दो, ये सबको उधर भेज दो, तो v2 वो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस u1 प्लस u2। हाँ या ना? ये v1 मिल गया मेरे को बराबर। अब ये v1 मिल गया, क्या करो? ये v1 को सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, ये इक्वेशन के अंदर जो तुमको ऊपर दिख रहा है, तो क्या ही मिलेगा देखो जरा। देयरफॉर क्या मिलेगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1। अब v1 है, बट v1 के जगह ये सारा चीज आ जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे को? ये पूरा का पूरा ब्रैकेट पुट कर दो यहां पे, तो दैट इज v2 माइनस u1 प्लस u2। हाँ या ना?
और उसके बाद क्या ही है, प्लस M2V2, तो दैट इज M2V2। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे क्या मिलेगा, यहां पे अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो M1V2 माइनस M1U1 प्लस M1U2, यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस M2V2, हाँ है ना। और ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज M1U1 प्लस M2U2, ये एज इट इज रहेगा। अब तुमको क्या निकालना है, V2 निकालना है, तो V2 निकालना है तो V2 को कॉमन ले लो। देखो यहां पे V2 दिख रहा है ना, यहां पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या ही मिलेगा, देखो जरा, यहां से और यहां से देखो V2 कॉमन मिल रहा है ना। तो यहां से अगर V2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, यहां पे मेरे को मिलेगा, अगर मैं V2 कॉमन ले लेता हूं तो V2 ये सबको इधर भेज दो, हाँ ये सबको इधर भेज दो, तो यहां पे V2 कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा, दैट इज M1, यहां पे क्या मिलेगा, प्लस M2, हाँ है ना। और ये सब इधर आ जाएगा, तो ये एज इट इज इधर रहेगा, दैट इज M1U1 प्लस M2U2, और ये इधर आ जाएगा, क्या मिलेगा, दैट इज प्लस M1U1, ये इधर आ जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस M1U2, हाँ है ना। अब तुमको V2 निकालना है, इसको पूरा डिवाइड में भेज दो, तो क्या ही मिलेगा, अगर पूरा डिवाइड में भेज दोगे, ये सारा का सारा क्या करो, डिवाइड में भेज दो। सो देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू, ये पूरा एज इट इज। अब यहां पे भी अगर तुम लोग देखोगे तो यहां से देखो, यहां से तुम्हारा M1 2M1 हो जाएगा, दैट इज 2M1U1, हाँ है ना। नेक्स्ट यहां पे देखो, अगर यहां पे देखोगे तो ये वाला जो इक्वेशन है M2U2 M1U1 M2, इसमें से U2 बाहर आ जाएगा, तो क्या ही मिलेगा, प्लस इन ब्रैकेट M2 माइनस M1, उसमें से बाहर आ गया, देखो क्या बाहर आ गया, U2 बाहर आ गया, और होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, होल डिवाइड बाय हो जाएगा M1 प्लस M2। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर V2। ये डायरेक्टली तुम लोग V2 कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब मान लो M1 तो तुमको पता ही होगा, द इनिशियल मास ऑफ द बॉडी, M2 तुमको पता ही होगा, द इनिशियल मास ऑफ द सेकंड बॉडी, यस और नो। U1 U2 पता होगा, भाई वो जो बॉडी है वो इनिशियली किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो U1 और U2 से मूव कर रहे हैं, तो वो तो मेरे को पता ही होगा, यस और नो। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं V2 निकाल सकता हूं। सेम हम लोग निकाल सकते हैं फॉर V1 ऑल्सो, सॉरी, सेम हम लोग क्या निकाल सकते हैं फॉर V1 ऑल्सो। तो फॉर V1 के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज, यहां से हम लोग ने क्या निकाला था, V1 निकाला था, अब यहां से V2 निकालो और बाकी सब उधर लेके जाओ और सारा चीज सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। तो V1 के लिए क्या मिलेगा, फॉर V1 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, दैट इज 2M1, यहां U1 है ना, तो यहां पे आ जाएगा U2 प्लस यहां पे क्या है M2 माइनस M1, तो यहां पे आ जाएगा M1 माइनस M2, इन ब्रैकेट यहां पे U2 है तो यहां पे आ जाएगा U1 होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यस और नो, ओके। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस लग रहा है तो मेरे को फटाक से कमेंट करके बताओ, ये करेक्ट है कि नहीं, ये तुमको बताना है, ये तुम्हारा काम है, याद रखो। ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, चेक करो, कमेंट करके बताओ, सर ये सही है, गलत है तो क्या गलत है, टेक्स्ट बुक देखो फटाक से, तुम्हारा टास्क है, ओके। देखो खाली वीडियो देख के पढ़ना इट्स अ बैड हैबिट, ओके। खुद से रीड करना सीखो, तो जितना तुम लोग खुद से रीड करोगे तुमको उतना चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये चेक करो कि ये गलत है, सही है, क्या है, और मेरे को कमेंट करके बताओ आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। दिस इज नथिंग बट अ फाइनल वेलोसिटीज, मतलब अगर मेरे को डायरेक्टली फाइनल वेलोसिटीज लगाना है तो मैं ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। ये यूज करूंगा तो मेरे को सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, अगर ये यूज करूंगा तो मेरे को फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ओके। देखो अब बात कर रहे हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है तो देयर विल बी सम एनर्जी लॉस। तो कितना एनर्जी लॉस होगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट, भाई कितना एनर्जी लॉस होने वाला है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। और उसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, उसके लिए भी सेम हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, कहानी वही रखने वाले हैं, देखो कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक ऐसा स्टोरी है जो तुमको हर एक जगह काम आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ओके। चलो सो लेट अस स्टार्ट, सेम परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है मतलब दोनों बाद में चिपक जाएंगे ना। देखो सर मान लो कि ये बॉडी M1 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 है, ये बॉडी M2 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी U2 है। अब ये बिफोर कोलिजन है, है ना, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, देखो जरा, ये M1 है, ये M2 है, ये दोनों चिपक जाएंगे और दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, लेट्स से v।
भाई परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक की कहानी तभी आती है जब दोनों बॉडी चिपक जाए, और दोनों बॉडी चिपक के साथ में ट्रैवल करने, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो भाई तभी तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, यस और नो। अभी तक इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस नहीं पता, इलास्टिक और इलास्टिक में, तो जाओ इसके पहले वाला वीडियो देखो, उसके बाद ये चीज पे आओ। ओके, डायरेक्टली आओगे तो बाउंसर चला जाएगा, बाद में तुम लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आया। तो पहले इसके पहले वाला वीडियो देखो, उसके बाद यहां पे आओ। ओके चलो, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज द कंडीशन फॉर आफ्टर कोलिजन। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। तो ये तुम्हारा बिफोर कोलिजन हो गया, ये तुम्हारा आफ्टर कोलिजन हो गया। तो अगर यहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या ही मिलेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v प्लस m2v, यस और नो। यहां से v कॉमन आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, v कॉमन आ गया, क्या मिलेगा, m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों के लिए v सेम है ना भाई, दोनों का फाइनल वेलोसिटी तो सेम है। यहां पे क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ये यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मेरे को v क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, हाँ है ना। ओके, ये यहां पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, जैसे ही ये डिवाइड में आ जाएगा तो m1 u1 प्लस m2 u2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दिस इज नथिंग बट अ फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसको साइड में ले लेते हैं। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकलेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देखो जरा। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मतलब भाई जो लॉस हो रहा है, और कैसे पता चलेगा लॉस, भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दोनों में चेंज कितना आया, दैट इज नथिंग बट अ लॉस ना। भाई मान लो कि इनिशियल मेरी काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है और फाइनल मेरी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल आई, तो लॉस कितना हुआ, कितना का कमी हुआ, दैट इज नथिंग बट 10 जूल। कैसे निकाला भाई, इनिशियल माइनस फाइनल, वही कहानी यहां पे भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या ही मिलेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों काइनेटिक आएगा, तो दैट इज हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m u2 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी u1 और u2 है तो इन दोनों का हाफ हो जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी किसका आएगा, दैट इज फाइनल। फाइनल के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल का दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो मैं बोल सकता हूं हाफ टोटल मास इज m1 प्लस m2 इनटू उसकी वेलोसिटी। भाई उसकी वेलोसिटी कितनी है हम लोग ने यहां पे निकाला, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यस और नो। तो यहां पे आ जाएगा दैट इज सेम m1 u1 प्लस m2 u2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। समझा, क्या किया, कुछ नहीं किया। यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो हाफ एम तो दोनों मास आ जाएगा, क्योंकि दोनों मास साथ में ट्रैवल कर रहा है, तो m1 प्लस m2, और यहाँ पे v स्क्वायर होता है, v स्क्वायर बोले तो ये वाला v बाय फाइनल वाला वेलोसिटी ना, तो फाइनल वेलोसिटी वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल बात समझ में आएंगे, समझ में। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे जरा देखो तो। अब यहां पे देखो जरा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ये दोनों को लगेगा, ऊपर और नीचे, तो ऊपर और नीचे जब स्क्वायर लगेगा तो मैं बोल सकता हूं ना भाई कि यहां पे इसको भी स्क्वायर लगा दो और इसको भी स्क्वायर लगा दो। अब उससे से एक स्क्वायर और एक ये कट हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में खाली क्या बचेगा, m1 प्लस m2, हाँ है ना। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे देखो ये m2 है, ये m2, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, यहां पे ब्रैकेट ओपन करो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेस सेम हो जाएगा, क्या ही मिलेगा देखो जरा। तो 2 सब में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या आ जाएगा देखो जरा, यहां पे आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, बात समझा, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
दिस द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इतना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में। अब तुमको m1 पता होगा भाई, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, u1 पता होगा वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 पता होगा दैट इज मास ऑफ द सेकंड बॉडी, u2 पता होगा दैट इज मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। ये सारा चीज तुमको पता होगा, यस और नो? अब जब ये सारा चीज तुमको पता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू विल गेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? ओके, यू विल गेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर तुम लोग चाहो तो इससे ज्यादा और सॉल्व कर सकते हो भाई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको और जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे, यहां पे स्क्वायरिंग कर दो, ये कितना है, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करो, एलसीएम ले लो, कट कुट करो, यू विल गेट द और सिंप्लीफाइड आंसर। बस वो सिंप्लीफिकेशन होगा वहां पे, बस सिंप्लीफिकेशन होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है भाई, ये फॉर्मूला याद करना ही है तुमको। क्लियर? बात समझ में आ गई? कितना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इतना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। एवरीवन पक्का समझ में आया? कोलिजन की कहानी समझ में आ रही कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, याद रखना। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज की नेक्स्ट कहानी क्या है? तो नेक्स्ट कहानी है इंपल्स। ओके, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। व्हाट इज इंपल्स? देखो जब फ्रैक्शन ऑफ टाइम बहुत जब किसी छोटे टाइम के लिए कहीं पे फोर्स लगता है ना, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां से एक बॉल आ रहा है और इस वॉल पे टकराया वो बॉल। अब वो बॉल यहां से आया, ये 20 न्यूटन पे यहां टकराया, बट 20 न्यूटन कितने देर तक था भाई? 1 सेकंड तक था, 2 सेकंड तक था, 3 सेकंड तक था। तो वहां पे टाइम फैक्टर आ रहा है, मतलब फोर्स के साथ टाइम फैक्टर आ रहा है। तो जब कभी भी फोर्स के साथ टाइम फैक्टर आएगा ना, तो एक नया क्वांटिटी डेवलप्ड होगा एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इंपल्स। उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो इंपल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इंपल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ओके, कौन सा टाइम? टाइम एट विच फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग, तो यहां पे अगर हम लोग देखें, जनरली हम लोग इंपल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो इंपल्स जे से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स इंटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर किसके लिए? इंपल्स के लिए। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट विल बी दैट इज फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड। तो दिस इज द एसआई यूनिट। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन लिखने आना चाहिए। देखो मैंने बोला है कि भाई फोर्स का डायमेंशन रट लो। फोर्स का डायमेंशन क्या ही होता है? एन का डायमेंशन क्या होता है? L1 M1 T-2। हाँ है ना? यहां पे सेकंड है, सेकंड बोले तो T1 T-2, T1 क्या हो जाएगा? T-1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दैट इज T-1। सो दिस इज द डायमेंशन। ओके, सो दीज आर द टॉपिक। ओके, अगर अभी तक डायमेंशन लिखने नहीं आया तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी वहां पे प्लेलिस्ट में जाओ, सबसे ऊपर पहला चैप्टर ही है, तो वो पहला चैप्टर जाओ, देखो, डायमेंशन लिखना सीखो, क्योंकि एमएससीईटी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड होता है डायमेंशन पे, याद रखना। ओके, क्लियर? बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अब ये भाई ये फॉर्मूला कब ट्रू होगा? जब कभी भी कांस्टेंट फोर्स होगा। जब कभी भी क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स होगा, फॉर कांस्टेंट फोर्स। बट ऐसा हो सकता है ना कि भाई फोर्स वेरिएबल हो, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क होता था कि नहीं? इसके पहले वाली वीडियो में देखा है हम लोग ने। ओके, अब अगर वेरिएबल की वजह से वर्क हो सकता है तो वेरिएबल फोर्स की वजह से इंपल्स भी हो सकता है। तो फॉर वेरिएबल फोर्स, अगर वेरिएबल फोर्स रहा तो यही जे को कैसे डिफाइन करते हैं? यही जे को हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज कैसे डिफाइन करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू टी। भाई वहां पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन लगा देंगे। और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रहेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रहेगा तो यहां पे dt मार दो। बात समझ आ रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रहेगा तो यहां पे dt कर दो, दैट इज फोर्स इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू dt। बात समझ में आया एवरीवन? पक्का? ओके, ये कब ट्रू रहेगा? जब वेरिएबल फोर्स रहेगा। जब वेरिएबल फोर्स नहीं है, जब कांस्टेंट फोर्स है, तो सिंपली क्या करेंगे? फोर्स इंटू टाइम कर देंगे। क्या करेंगे? फोर्स इंटू टाइम कर देंगे। वही उसका डेफिनेशन है इंपल्स का। क्लियर? बात समझ में आई? इंपल्स बोले तो क्या भाई, जैसे मान लो कि अब कोई क्रिकेटर है, ओके, अब क्रिकेटर को छक्का मारना है, तो देखो वो जो बॉल का कनेक्शन है वो बहुत टाइम तक रहता है बैट पे। अब मान लो यहां से बॉल आया, यहां पे तुम्हारा बैट है, यहां पे बैट है, ये बैट इस पे लगा, अब ये बैट इस पे लगा तो वो बहुत देर तक देखो बैट पे कनेक्ट रहता है। तो जितने देर तक वो बैट पे कनेक्ट रहेगा उतना ज्यादा इंपल्स क्रिएट होगा, उतना ज्यादा इंपल्स क्रिएट होगा, तो वो जो बॉल है वो बाउंड्री के पार ज्यादा दूर तक जाएगी। ओके, अगर मान लो ज्यादा फटाक से ही बैट का और बॉल का कनेक्शन छूट गया तो उतना ज्यादा इंपल्स क्रिएट नहीं हो पाएगा, उतना ज्यादा इंपल्स क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो भाई बॉल कैच आउट हो जाएगा। यस और नो? बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है?
तो अगर तुमको इंपल्स का बेसिक मतलब समझना है तो फोर्स का कांटेक्ट कितने टाइम तक है, दैट इज इंपल्स, मतलब अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। क्लियर, समझा व्हाट इज इंपल्स? ओके, चलो नेक्स्ट। इसमें हम लोग नई नई क्वांटिटी देखने वाले हैं। ये सारी की सारी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तुमको आगे जाके काम आने वाली है, इसलिए हम लोग यहां पे मात्र सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इज रोटेशनल एनालॉगस। ओके, रोटेशनल एनालॉगस क्या होता है? देखो यहां पे मान लो कि अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई ये रिमोट है, मान लो ये एक रिमोट है। ओके, जस्ट अब ये रिमोट है मेरे पास। अब मैं इसको बोलूं मैंने इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहा हूं। अब इसके सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये तो सीधा जाएगा, बट वही अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे फोर्स ना लगा के साइड में फोर्स लगाऊं तो देखो ये घूम रहा है। मतलब वहां पे क्या होता है, वहां पे जो फोर्स है ना, दैट फोर्स कन्वर्टेड इनटू टॉर्क, मतलब वहां पे एक नई क्वांटिटी आ जाती है। वो जो फोर्स है ना वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टॉर्क में। तो व्हाट इज रोटेशनल एनालॉगस? भाई रोटेशनल एनालॉगस में हमको पढ़ना है मोमेंट ऑफ फोर्स। दैट इज नथिंग बट टॉर्क, दैट इज नथिंग बट टॉर्क। ओके, टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो टॉर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ओके, तो अगर हम लोग यहां पे देखने जाए तो कहानी कैसे बनेगी, देखो यहां पे कहानी बनेगी कैसे वो समझने की कोशिश करो। ओके, तो मान लो कि एक बार है, ऐसे एक बार है मान लो, और यहां पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं F, और वो जो बार का लेंथ है उसका डिस्टेंस है R, मान लो उसका डिस्टेंस क्या है? R। तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, क्या है ये? इट इज अ टॉर्क। कैसे डिफाइन होता है? टॉर्क डिफाइन होता है दैट इज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जहां पे ये फोर्स लग रहा है और जहां से ये रोटेट हो रहा है, यहां से रोटेट हो रहा है ना, तो यहां से ये फोर्स जहां तक लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दैट इज नथिंग बट अ टॉर्क, दैट इज नथिंग बट अ टॉर्क। तो ये जो पार्ट है ना, ये टॉर्क है पूरा। तो टॉर्क कैसे डिफाइन होता है? टॉर्क डिफाइन होता है दैट इज R क्रॉस F। इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या है? एक तरह का वेक्टर प्रोडक्ट है। अब मान लो तुमको अगर वेक्टर साइन हटाना है तो तुमको डिफाइन करना पड़ेगा टॉर्क इज नथिंग बट R F साइन थीटा। हमको पता है ना भाई, जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के बाद क्या लगता है? क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के बाद लगता है आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हटाना होता है तो क्या लगता है? आर एफ साइन थीटा। और ये टाउ है, ये उल्टा जे है, टाउ। ओके, इट इज अ ग्रीक सिंबल, टाउ यूज होता है, तो इसको टॉर्क बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? टॉर्क, मतलब टॉर्क के लिए यूज होता है ये। तो अगर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट हटाना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? साइन लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं, इट इज नथिंग बट अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, अगर इसके यूनिट की बात करें तो क्या ही यूनिट होगा? जरा देखो तो, इसके अगर यूनिट की बात करें तो क्या ही यूनिट होगा? भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो एसआई यूनिट विल बी, क्या होगा इसका एसआई यूनिट? दैट इज न्यूटन मीटर। हाँ या ना? इसका एसआई यूनिट है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या ही हो जाएगा? डायमेंशन तुम लोग बताओगे, चलो डायमेंशन में तुम लोग के छोड़ देता हूं। टॉर्क का डायमेंशन मेरे को कमेंट करके सब लोग बताओगे। ओके, न्यूटन का डायमेंशन हमको पता है भाई, न्यूटन का डायमेंशन मैंने तुमको बताया, इसके पहले लिखा था। देखो नसीब, देखो इसके जस्ट पहले हम लोग ने न्यूटन का डायमेंशन ऑलरेडी लिखा है। एम बोले तो मीटर, भाई एम बोले तो मीटर। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। तो मैंने इतना बता दिया है, मैंने इतना तक बता दिया। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है तुमको डायमेंशन कमेंट करना। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? कमेंट करके मेरे को फटाफट बताओ। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? ओके, दिस इज नथिंग बट अ टॉर्क। ओके, ये क्या करता है भाई? ये बॉडी को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। जैसे अब बॉडी को रोटेट कराना है तो फोर्स से कभी भी हम बॉडी को रोटेट नहीं करा सकते। अगर मैं बोलूं कि किसी जगह फोर्स लग रहा है और बॉडी रोटेट हो रही है, नहीं हो पाएगी, गारंटी नहीं हो पाएगी। ओके, ये चीज का ध्यान दो, वो गारंटी नहीं हो पाएगी। अगर किसी चीज को रोटेट कराना, जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल को रोटेट कराना है, तुम लोग फोर्स लगाओगे ना, बॉटल लीनियर मोशन करेगा। फोर्स से लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, याद रखना। अगर रोटेट कराना है तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द टॉर्क? भाई जहां से वो घुमाना है और जहां पे फोर्स लगाना है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दैट फोर्स, इनटू दैट फोर्स। तब जाके बॉडी रोटेट होगी, तब जाके बॉडी क्या होगी? रोटेट होगी।
बट रोटेशन में भी क्या है, अगर कंप्लीट रोटेशन कराना है तो वहां पे एक और चीज आता है, दैट इज कॉल्ड कपल। ओके, अब कौन सा कपल भाई, तुम लोग जो कपल सोच रहे हो वाला कपल नहीं, वो दिमाग से निकाल दो पहले। ओके, ये कुछ नया कपल है, फिजिक्स का कपल है ये। तो व्हाट इज कपल, क्या होता है देखो जरा। तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ ओके, ऐसा ही उनको नीचे भेज देते हैं। डायमेंशन तो तुम लोग बताने वाले हो, तो टेंशन तो है नहीं, डायमेंशन तुम लोग बताओगे। व्हाट इज कपल, कपल क्या होता है भाई, जब कभी भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे। जैसे मान लो कि ये बॉटल को मेरे को खोलना है, ये बॉटल का कैप मेरे को खोलना है। अब ये बॉटल का कैप मेरे को खोलना है, तो देखो ऐसे ऐसे करके खोल रहा हूं, मतलब ऐसे करके खोल रहा हूं। मतलब क्या कर रहा है, ये जो थंब है, ये थंब देखो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये उंगली है, ये पीछे साइड फोर्स लगा रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहां पे क्या हो रहा है, टू इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, टू इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। मान लो कि यहां पे एक बार है, यहां से एक फोर्स ऐसा लग रहा है, यहां से एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये घूमना चालू हो जाएगा। मतलब बात समझ में आ रहा है, ये घूमना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये कपल, इसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, कपल एक्ट हो रहा है। मतलब जब कभी भी टू इक्वल फोर्सेस, ओके, टू इक्वल फोर्सेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, टू इक्वल फोर्सेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, एक्टिंग on body produces couple, produces क्या प्रोड्यूस करेगा, कपल प्रोड्यूस करेगा। ओके, फॉर्मूला क्या होता है कपल का, सेम भाई, जो टॉर्क का फॉर्मूला है ना, वो सेम फॉर्मूला, सेम यूनिट, सारा चीज सेम है, बस कुछ चीजें हैं जो फर्क है। देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कभी तुमको फुल्ली रोटेशनल मोशन नहीं दे सकता। जैसे इसको अगर मेरे को 360 घुमाना है तो 360 पूरा नहीं घुमा सकता, देखो अटक जाएगा, यहां पे आके अटक जाएगा। बट यही अगर मैं यहां से पकड़ूं और दो इक्वल फोर्स लगाऊं, देखो ये पूरा का पूरा 360 घूमेगा। ओके, तो ये तुमको ना प्योर रोटेशनल मोशन दे सकता है। ये क्या होता है भाई, यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मैं ऑलरेडी मैंने टेबल बना के रखा है, तो वहां से समझाने की कोशिश करता हूं, तो वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको, एक बार देख लो, दिख रहा है। चलो अब यहां पे देखो, दोनों के फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं है, ध्यान से देखो, दोनों के फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहां पे देखो भाई, और यहां पे देखो कोई भी चेंजेस नहीं है, दैट इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, दोनों के फॉर्मूला में सेम है। फर्क क्या है कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन का फर्क क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अगर हम लोग टॉर्क देखें तो टॉर्क डिपेंड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क डिपेंड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब कहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं वो भी डिपेंड करता है। बट कपल का वैसा नहीं है, देखो जरा, द कपल डज डिपेंड ओनली ऑन द टू फोर्सेस, खाली वो टू फोर्सेस पे डिपेंड है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मान लो कि यहां पे अगर मैं यहां से घुमा रहा हूं तो भी सेम आएगा, यहां से घुमा रहा हूं तो भी सेम आएगा, यहां से घुमा रहा हूं तो भी सेम आएगा। बट यहां पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का फर्क पड़ता है। अगर मैं इसको यहां से घुमाऊंगा तो अलग आएगा, यहां से घुमाऊंगा तो अलग आएगा, यहां से घुमाऊंगा तो अलग आएगा। क्लियर बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखो, इट कैन प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ये वाले सिचुएशन में ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन भी थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत। मतलब मान लो कि अगर ऐसा है और यहां पे अगर मैं बॉडी को धक्का दे रहा हूं तो हो सके बॉडी थोड़ा बहुत सीधे भी जाए, थोड़ा बहुत बॉडी आगे भी जाए, आगे भी जाएगा और घूमेगा भी थोड़ा बहुत, मतलब भाई घूम भी सकता है और लीनियर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है। बट यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा भी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ओके, डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, यहां पे कोई भी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ओके, मतलब देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो प्योरली रोटेशन मोशन होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, इक्वल एंड अपोजिट, ऐसे घूम रही है, अब ये ऐसे घूम रही है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये सीधा जाएगी नहीं, मतलब वहां पे ट्रांसलेशनल लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, है ना। यहां पे देखो, इट्स रोटेशनल इफेक्ट कैन बी बैलेंस्ड बाय प्रॉपर सिंगल फोर्स और बाय प्रॉपर कपल। मतलब इसको अगर मेरे को बैलेंस करना है, अगर मेरे को टॉर्क को बैलेंस करना है तो भाई फोर्स से भी काम चल जाएगा। बट अगर इसको मेरे को बैलेंस करना है, इट्स रोटेशनल इफेक्ट कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय द अनदर कपल। इसको फोर्स से कभी बैलेंस नहीं कर सकते। मान लो कि मेरे को अगर ढक्कन खोलना है तो कपल लगाना पड़ेगा, भाई कपल लगा के ढक्कन खोल रहा हूं। अब ये ढक्कन खोलने के इफेक्ट को कम करना है, मतलब माइनस करना है, तो मैं ढक्कन ऐसे खोल रहा हूं ना, अब ढक्कन बंद करना है, माइनस करना है, मतलब अपोजिट,
तो बंद करने के लिए मेरे को इसको ऐसे कपल देना पड़ेगा, मतलब कपल ही कपल को मार सकता है। टॉर्क में क्या होता है भाई, टॉर्क को फोर्स भी मार सकता है, कपल तो मार ही सकता है, फोर्स भी मार सकता है। बट अगर कपल को तुमको इफेक्ट हटाना है, कपल का इफेक्ट हटाना है, तो उसके लिए एक एंटी कपल लाना पड़ेगा। मतलब मान लो कि यहां पे मैं इस पेन को ऐसे घुमा रहा हूं, ये पेन ऐसे घूम रहा है, अब ये पेन को ऐसे घूमने के लिए नहीं डालना, मतलब उसको घूमना बंद कराना है। तो घूमना बंद कराना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक कपल लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे मान लो एक चक्का घूम रहा है ऐसे, अब चक्का घूम रहा है, उसको तुमको पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। जैसे ही पकड़ोगे चक्का क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा। ये सुनो, घूमना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे अब यहां पे कैप बंद करना है, अब कैप खोलना है, कैप खोल रहे हो, अब कैप बंद करना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कपल लगाना पड़ेगा ना। तो कपल को सिर्फ कपल मार सकता है, कपल को सिर्फ कपल मार सकता है। बात समझ में आ रहा है। और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे टॉर्क को, भाई टॉर्क का इफेक्ट कौन कौन कैंसिल कर सकता है, फोर्स, सिंगल फोर्स भी इफेक्ट कैंसिल कर सकता है और कपल भी उसका इफेक्ट कैंसिल कर सकता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, समझ में आया? तो क्या ही करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लो स्क्रीनशॉट। और क्या, पक्का? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी है इक्विलिब्रियम की कहानी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है इक्विलिब्रियम की कहानी। भाई इक्विलिब्रियम बोले तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी यहां पे, ये चीज याद रखना। यहां पे जो भी बात होगी वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात होगी। हाँ, ओके तो यहां पे हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, कंडीशन क्या है? देखो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि भाई जब किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो, मतलब वो बॉडी एक तरह से वो बैलेंस्ड हो। क्या हो, बॉडी बैलेंस्ड हो। जैसे मान लो कि मेरे को यहां से कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से, एट द सेम मुझे यहां से कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से, मैं किस तरफ जाऊंगा भाई, किसी तरफ नहीं जाऊंगा ना, बिकॉज ये जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है वो ये 10 न्यूटन वाले फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो मेरे ऊपर जो नेट इफेक्ट है, मेरे ऊपर जो नेट फोर्स है, दैट नेट फोर्स इज जीरो। तो वही तो कंडीशन है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है, द नेट फोर्स acting on a body is जीरो। मतलब एफ नेट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, दिस इज नथिंग बट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। मान लो कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या ही होगा, मान लो कि यहां पे एक बार है, एग्जांपल से समझो, यहां पे फोर्स लग रहा है लेट्स से 10 न्यूटन का, यहां पे फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का, और यहां से मान लो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। तो देखो ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, मतलब दोनों नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हैं, टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, that is 20, 10 plus 10, yes or no, that is 10 plus 10, that is 20, हाँ या ना? What is total force in upward direction? भाई total force in upward direction, upward direction में कितना फोर्स लग रहा है जरा देखो तो, that is 20 न्यूटन। मतलब ये 20 न्यूटन ऊपर वाले 20 न्यूटन को, नीचे वाले 20 न्यूटन को एक दूसरे को वो बैलेंस कर रहे हैं, yes or no? अब बैलेंस कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, जीरो। इफ द नेट फोर्स इज एक्टिंग जीरो, तो भाई ये बॉडी क्या हुई, बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हुई। क्या हुई ये बॉडी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हुई। अब कोई भी डायरेक्शन का बात हो, ओके, मतलब सारे डायरेक्शन के मिला के नेट फोर्स तेरा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स बॉडी का जीरो होना चाहिए, तब जाके। अब मान लो कि ये बॉटल है, ये बॉटल को मैं यहां से खींचू, यहां से खींचू, भाई दोनों जगह से सेम फोर्स से खींच रहा हूं, ये ना ही यहां जाएगी ना ही यहीं जाएगी, मतलब वहां पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, बॉडी का जीरो होगा। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर, बात समझ में आई एवरीवन, व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये सारी क्वांटिटीज है, ये नई नई क्वांटिटीज है, नई नई चीजें पढ़ोगे तो ही आगे जाके काम आएगा। देखो फिजिक्स में ऐसा है कि पहला चैप्टर इज रिलेटेड विद द लास्ट चैप्टर, तो एक भी चैप्टर, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले बता देता हूं। देखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये मात्र एक लोकेशन है। ओके, ये एक लोकेशन है कि कहां पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ओके, तो अगर तुमको कोई बोलता है कि कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, यू कैन नॉट कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास।
कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यू कैन। तो वो एक लोकेशन बता रहा है, वो कोई क्वांटिटी नहीं बता रहा है। ओके, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? देखो क्या होता है कि मान लो कि कोई बुक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा बुक है। अब ये बुक को मैं यहां से बैलेंस कर पा रहा हूं, मतलब यहां से बैलेंस कर पा रहा हूं ऐसा। ओके, अब यहां से बैलेंस कर पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये बुक का पूरा जो मास है वो एक पॉइंट पे लोकेटेड है। ये सुनो, पूरा का पूरा जो मास है वो एक पॉइंट पे लोकेटेड है। तो दैट पॉइंट इज नथिंग बट अ सेंटर ऑफ मास। मतलब जो पूरा का पूरा वजन है वो पूरा का पूरा वजन एक ही पॉइंट पे आ गया है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक और डेफिनेशन है, दैट इज सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट about which the summation of moment of masses in the system is zero. Moment of masses मतलब the product of mass and perpendicular distance, the product of mass and the perpendicular distance is zero, that is called center of mass। या फिर एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, it is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated। ओके भाई, पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास? मान लो कि यहां पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट्स से ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। यहां पे एक मास है लेट्स से m1, यहां पे एक मास है लेट्स से m2। तो इनका सेंटर ऑफ मास मेरे को बताना है। तो सेंटर ऑफ मास बताना है मतलब x कोऑर्डिनेट बताना है और y कोऑर्डिनेट बताना है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट के लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये तुमको x कोऑर्डिनेट देगा, ये तुमको y कोऑर्डिनेट देगा। अब मैंने यहां पे दो ही मास कंसीडर किया है, इसलिए मैं दो ही मास लिख रहा हूं। अगर कोई 3 मास कंसीडर करेगा तो 3 मास आ जाएगा, 4 मास कंसीडर करेगा तो 4 मास आ जाएगा। जितना मास तुम लोग कंसीडर करो उतने मास का तुम लोग सेंटर ऑफ मास बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर ऑफ मास की खासियत ये है कि भाई वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। ओके, बॉडी पे भी लाई कर सकता है, बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है। ओके, क्लियर बात समझ आ रही है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एवरीवन पक्का? ओके, अब उससे ही रिलेटेड एक और चीज है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी शब्द आ रहा है, मतलब ग्रेविटी शब्द आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं मास की बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं वेट की बात होगी। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है पूरे बॉडी में जहां पे भाई उस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। मतलब एक सिंगल पॉइंट से, जैसे ये बॉटल है तो ये बॉटल में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से उसका टोटल वेट एक्ट करेगा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम लोग देखने जाए बुक में क्या डिफाइन है, इट इज अ पॉइंट अराउंड विच द रिजल्टेंट टॉर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द रिजल्टेंट टॉर्क ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज जीरो। देखो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे मोमेंट ऑफ मास जीरो हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। भाई रिजल्टेंट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो रहा है, मतलब ग्रेविटी मेरे को खींच रही है ना। अब ग्रेविटी मेरे को घुमाएगी नहीं, ग्रेविटी मेरे को घुमाएगी नहीं, भाई ग्रेविटी नहीं घुमाएगी मतलब टोटल टॉर्क क्या है, जीरो है। एंड दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के अलोंग जो टोटल टॉर्क जीरो आ रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, अब इत्तेफाक से अगर हम लोग देखने जाएं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह लोकेट होता है। ओके, अगर मैं छोटे बॉडी की बात करूं, अगर बहुत बड़े बॉडी की बात करता हूं, बहुत बड़े बॉडी की, मतलब लेट्स से एग्जांपल ऑफ माउंटेन्स, लेट्स से माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े बड़े बॉडी होती है ना, मान लो कि माउंट एवरेस्ट है, तो वहां पे ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों थोड़े से ऊपर नीचे होते, मतलब ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास और नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, कि भाई जो नीचे की तरफ वेट होता है ना वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, अगर तुम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा तो तुमको पता है भाई, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती है तो भाई ऊपर का थोड़ा सा वेट कम होगा, नीचे का थोड़ा सा वेट ज्यादा होगा। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड साइड रहेगा सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा वो नीचे रहेगा। ये किसके लिए भाई, बहुत बड़ी बॉडी हो तब। ओके, अब इसकी बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह आएगा। अगर इसकी बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह आएगा। बट अगर बहुत बड़े बॉडी की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास के थोड़ा सा नीचे आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात समझ आ रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले तो नथिंग बट एट अ पॉइंट भाई जहां से तुम्हारा टोटल वेट एक्ट करेगा, कहां पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटी कहां खींचती है तुमको, नीचे की तरफ खींचती है ना, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल वेट लग रहा है। दैट इज नथिंग बट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज नथिंग बट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर, बात समझ में आया? इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन आता है। ओके, होमवर्क ले लो, डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एटलीस्ट दो पॉइंट तो मेरे को कमेंट में बता देना। ओके, क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक विच इज नथिंग बट लॉज ऑफ मोशन। यहां पे हम लोग तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन खत्म करते हैं। तो क्या करो, चारों के चारों वीडियो अवेलेबल है, फटाफट देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। ओके, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे को बताया भाई, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने दिया हुआ है, वहां पे जाके डीएम करके पूछ लो, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें? मेरा प्लानिंग है थर्मल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने का। तो अगर तुमको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ और टॉपिक स्टार्ट करना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बात समझ में आई एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो अगर यहां तक वीडियो देखा है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।